हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको DEC 1 का दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने जो पहले 2 प्रश्न हैं उनके आंसर आपके साथ शेयर कर दिए थे। बाकी के जो प्रश्न हैं उनके आंसर आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से प्रश्न के उत्तर देखेंगे। इन सब के आंसर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे प्रश्न 3, 4, 5 है। 5 में भी क और ख है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है और फिर प्रश्न 7 है। इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन करना है और 4 दिए गए हैं टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये प्रश्न का आंसर शेयर कर चुकी थी। पहला, पाठ्यचर्या का जो मूल्यांकन होता है उसके लिए क्या किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो बताना था। ये पाठ्यचर्या का मूल्यांकन हो गया। फिर इसके बाद जो खेल क्रियाएं हैं उनके बारे में पूछा था। फिर नवजात की जो योग्यताएं होती हैं, संवेगी योग्यताएं, क्रियात्मक संवेगी योग्यताएं होती है, जो शरीर क्रियात्मक योग्यताएं होती है वो। फिर नेक्स्ट प्रश्न में हमें संरक्षण या फिर जो बच्चे हैं उनमें अहम केंद्रिकता के बारे में पूछा गया था। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इनका आंसर। अभी हमारा प्रश्न संख्या 3 है। तीसरे का आंसर हम देखेंगे कि तीसरे का क्या है। समाजीकरण शब्द से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। यानी हमें बताना है कि समाजीकरण का क्या मतलब है। जस्ट बस आपको आंसर देखने की किसी में जरूरत नहीं है कि बुक में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, उसमें मिलानी। समाजीकरण का जस्ट आपको मीनिंग यहाँ पे बताना है। अब उसमें आप लिख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु वास्तव में जो व्यक्ति होते हैं अपने सभी सामाजिक गुण एवं विशेषताएं जन्म के बाद समाज में आकर या फिर समाज में जब वो रहता है उसके बाद ही अर्जित करता है। यानी मनुष्य सामाजिक प्राणी, हमने सब सुना है, हमेशा सुना है कि ये बात, ये क्या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन क्या सामाजिक बनता कैसे है ना। वो जब उसे सामाजिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही समाजीकरण कहलाती है। वही शब्द समाजीकरण शब्द है। जन्म के समय मानव केवल एक शिशु मात्र होता है। जन्म के बाद परिवार एवं समाज में रहकर बच्चे आगे जाकर एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। अतः समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। इसी के फलस्वरूप व्यक्ति समाज में रहना सीखता है, यानी कि वह सामाजिक प्राणी बनता है। बच्चों में समाजीकरण के लिए माता पिता अनेक उपाय करते हैं ताकि उनका बच्चा एक अच्छा सामाजिक प्राणी बने। अब सामाजीकरण की 1-2 परिभाषाएं अगर याद रखेंगे तो आपका आंसर क्या थोड़ा अच्छा दिखेगा। आप लिख सकते हैं कि रॉस के अनुसार सहयोग करने वाले लोगों में हम की भावना का विकास और उनके साथ साथ काम करने की क्षमता व संकल्प में वृद्धि समाजीकरण कहलाता है। अब इसमें अगर आपको ये परिभाषा याद ना हो तो ये परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार, ग्रीन कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तत्व व व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाजीकरण के द्वारा ही विकसित होता है। परिभाषा याद ना हो तो आप लिख सकते हैं कि जो समाजीकरण है उसका मतलब होता है कि जो समाजीकरण है व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने की एक योग्यता है। अतः यह स्पष्ट है कि समाजीकरण द्वारा एक शिशु को समाज में रहने योग्य बनाने के प्रयास किए जाते हैं, क्या माता पिता के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है अनुशासित करने की स्नेह केंद्रित शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बच्चे के व्यक्तित्व पर इस शैली का जो प्रभाव है, शैली का प्रभाव को भी बताइए। जब बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि माता पिता के द्वारा स्वीकार्य नहीं होता, यानी माता पिता को वो अच्छा नहीं लगता, तो माता पिता सहज रूप से बच्चे के ऐसे व्यवहार पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अधिकतर माता पिता उस व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या 2 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक स्नेह केंद्रित तरीका होता है, दूसरा होता है शक्ति केंद्रित तरीका। तो हमें स्नेह केंद्रित तरीके के बारे में बताना है कि वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अनुशासित करने का स्नेह केंद्रित तरीका, माता पिता बच्चे को उसकी क्रिया के परिणामों से अवगत करा सकते हैं, उसे तर्कपूर्ण,
तरीके से समझा सकते हैं, वह उसको उसकी जिम्मेदारी व जो दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है उसका एहसास दिला सकते हैं, ताकि वह यही काम दोबारा ना करे। अर्थात माता पिता स्नेहमयी तरीके से बच्चों को अनुशासित करते हैं, यानी माता पिता अनुशासित करते हैं बच्चों को क्या है, वो अनुशासन में रहना तो सिखाते हैं, लेकिन दंड द्वारा नहीं, स्नेह के द्वारा। बच्चों को अनुशासित करते समय माता पिता जैसे कहते हैं कि पिंकू को मत मारो, उसे चोट लग जाएगी, यानी ये नहीं कहते कि पिंकू को मत मारो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम गंदे बच्चो, इस तरह से नहीं कहते हो, कहते पिंकू को मत मारो, उसे चोट लग जाएगी। या फिर कहते हैं कि अगर तुम अपने खिलौने नहीं उठाओगे तो मुझे बाद में उठाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे के ऊपर असर पड़ता है इन वाक्यों का। इस प्रकार के वाक्य बच्चों का ध्यान दूसरों की भावनाओं व अभिप्रेरकों की ओर केंद्रित करते हैं। ये उनको अपने व्यवहार को परखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको व्यवहार संबंधी नियमों और कारणों का बोध कराने में भी मदद करते हैं। ऐसे माता पिता अनुशासन के मामलों में दृढ़ होते हैं, किंतु फिर भी वे बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण और धैर्यपूर्ण होते हैं। वे बच्चों को अपमानित किए बिना या फिर बच्चों का मजाक उड़ाए बिना ही उन्हें समझाते हैं कि उनका जो एक निश्चित जो व्यवहार है या कार्यकलाप है वो सही नहीं है। सही नहीं तो क्यों सही नहीं है। वे बच्चों की आलोचना करते हैं, परंतु उसे ये नहीं कहते कि तुम एक गंदी बच्ची हो। वे कहते हैं कि तुमने जो काम किया ना वो गलत काम था। बच्चों को अनुशासित करने का यह तरीका ही स्नेह केंद्रित अनुशासित तरीका कहलाता है, जो कि बच्चों के समाजीकरण में अत्यंत प्रभावशाली होता है। अब स्नेह केंद्रित तरीका है, वह बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, बच्चों के व्यक्तित्व या व्यवहार पर। यह तरीका बच्चों को अनुशासित करने का अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। यह बच्चों में नैतिक मूल्य व व्यवहारों के एहसास को प्रबल बनाता है और बच्चों में स्व दायित्व की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार बच्चे माता पिता के नियमों को अपने नियम समझकर अपनाते हैं और ये उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो बच्चों को क्या खुद से शर्म अपराध की भावनाएं भी महसूस करते हैं। स्नेह केंद्रित अनुशासन का जो तरीका है वह बच्चों को अपने व्यवहार के प्रति जिम्मेदार बनाता है। तो ये बच्चों का जो स्नेह केंद्रित, बच्चों को अनुशासित करने का स्नेह केंद्रित तरीका, उसकी विशेषताएं व उसके प्रभाव बच्चों के ऊपर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे पहला शब्द है कूजन करना। कूजन करना क्या है? कूजन क्या, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो करते हैं, उनकी भाषा में कूजन होता है। स्वरों की समान ध्वनियों को कूजन कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते टाइम करते हैं ना, ऊ करके साउंड निकाल रहे होते हैं, ऐसी ध्वनि ये कूजन कहलाती है। लगभग 1 महीने की उम्र में शिशु रोने के अलावा कूजन भी करने लगते हैं। और जो कूजन होता है बच्चे के 1 महीने के बाद से लेकर 4-5 महीने तक आराम से वो ये कूजन की प्रक्रिया करते हैं। शिशु कूजन तब करते हैं जब वे संतुष्ट होते हैं, यानी बच्चों को भूख नहीं लग रही होती, वो खेल रहे होते हैं तो कूजन करते हैं, यानी उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। कूजन करते तो बच्चों को मजा आता है, बच्चों को अच्छा लगता है। जब शिशु कूजन करते हैं तो आसपास के लोग अक्सर उसी ध्वनि को दोहराते हैं और कुछ नई ध्वनियां भी उत्पन्न करके शिशु से बात करते हैं। बदले में शिशु और अधिक कूजन करते हैं। इस प्रकार के 2 तरफा वार्तालाप धीरे धीरे क्या बढ़ने लग जाता है। और जो ये वार्तालाप होता है, बच्चे जो कूजन करते हैं और पालन करता है उनके बीच क्या, फिर बच्चे और पालनकर्ता के बीच इससे भावात्मक संबंध बनते हैं, मजबूत होते हैं। नेक्स्ट शब्द है बालालाप या फिर बबलाना। 6 से 10 महीने के बीच शिशु बबलाना शुरू कर देते हैं। वे स्वर और व्यंजन के मिश्रण से माँ, दा, की आदि अधूरे जो शब्द है ना उनको बोलने लग जाते हैं। उन्हें बार बार दोहराते हैं, जैसे कि हमें सुनाई देता कि दा दा दा, की ये आवाज़ें लगती हैं, हमें लगता है बच्चा कुछ बोल रहा है, लेकिन वो स्वरों को स्वर व्यंजन के मिश्रण को दोहरा रहा होता है। ऐसी आवाज़ों को ही बबलाना या फिर बालालाप कहा जाता है। 9 से 10 महीने के शिशु बालालाप वाले शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना भी कर देते हैं। इस वाक्य में वयस्कों की भाषा के शब्द तो नहीं होते हैं, पर वयस्कों की जो भाषा होती है उसका लहजा और उसकी लय उसमें अवश्य होती है। बालालाप में संवेगात्मक भाव भी होते हैं, जिससे कि शिशु का गुस्सा, भय, खुशी व आश्चर्य प्रकट होता है।
जब शिशु बालालाप के साथ साथ इशारों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि शिशु आखिर कहना क्या चाहता है। बालालाप के साथ साथ शिशु अभी अपनी आवश्यकता बताने के लिए रोने का प्रयोग भी करते हैं, यानी जब बबलाते हैं शिशु तो उसके साथ साथ क्या अपनी चीज़ें बताने के लिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए रोने का प्रयोग भी करते हैं। तो ये हमारा बबलाना हो गया बच्चों का। नेक्स्ट टॉपिक है तार भाषा। तार भाषा क्या है? भाषा अर्जन की अवस्था में 18 से 24 महीने के बीच बच्चे पहले 2 शाब्दिक वाक्य बनाने लग जाते हैं। जैसे कि वो वाक्य होते हैं बाबा कहाँ, रोटी दो, बस गई, पापा वो, ये 2 वाक्यों के शब्द बनाना शुरू कर देते हैं। 2 शाब्दिक वाक्यों की अवस्था भाषाई विकास में सर्वसामान्य है, यानी कि बच्चों का जो भाषाई विकास होता है ना, बच्ची किसी भी क्षेत्र से हो, कोई भी भाषा बोलती हो, ये बच्चों की जो भाषा की अवस्था है उसमें आता ही आता है। तार भाषा वाला जो टाइम है ना, वो प्रत्येक बच्चा चाहे कोई भी भाषा बोलता हो इस उम्र में इसी प्रकार के 2 शाब्दिक वाक्य बोलता है। बच्चे 2 शाब्दिक वाक्य कुछ नियमों के अनुसार बनाते हैं। इन वाक्यों की विशेषता यह होती है कि ये छोटे व सरल होते हैं और इनका गठन करते समय वे केवल जरूरी शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। बच्चे अधिकतर संज्ञा, क्रिया व विशेषण शब्दों का प्रयोग ही करते हैं और उनको एक विशेष अनुक्रम में जोड़ते हैं। बच्चों के इन वाक्यों का गठन तार जब भेजते हैं ना, उस समय प्रयोग में जो भाषा लाई जाती है उसी से मिलता जुलता है। तार भेजते समय भी हम केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक शब्द जैसे संज्ञा, क्रिया व विशेषण का ही प्रयोग करते हैं, बाकी शब्दों को हम छोड़ देते हैं। इसी कारण 2 शाब्दिक वाक्यों को तार की भाषा कहा जाता है। ये हमारी तार भाषा हो गई। इसके बाद हमें लिखना है निजी भाषा क्या है। निजी भाषा के बारे में हमसे पूछा गया। निजी भाषा है कि बच्चे भाषा का प्रयोग कई स्थितियों में अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, यानी बच्चे अपने व्यवहार को दर्शाने के लिए अपने हिसाब से भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कभी ना कभी किसी छोटे बच्चे को देखा होगा कि मुट्ठी के अंदर क्या मिट्टी भर रखी होती है और उसे वो खानी होती है एक्चुअली, लेकिन कभी उसने सुना है कि उसने खाया होगा तो मम्मी ने, घर में किसी ने मना किया होगा, तो वो चीज़ों को बोल रहा होता है मन ही मन में, अपनी भाषा में अपने आप को बोल रहा होता है। यानी हम उसे देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा मिट्टी को खाना चाहता है, पर बच्चा अपने आप को रोकते हुए बोलता है ना, नहीं खाना, नहीं, छी, गंदा। इस तरह से क्या बच्चा बोल रहा होता है। ये बच्चों की निजी भाषा है। शायद पहले उसे मिट्टी नहीं खाने को कहा गया था, अतः अब वही बात वह खुद के लिए जोर से दोहराकर अपने आप को मिट्टी खाने से रोक रहा है। इसी प्रकार एक बच्ची प्रीति है जिसे क्या सीढ़ियों से उतरने के लिए मना किया गया है कि भाई प्रीति सीढ़ियों से नहीं उतरना है, तो अपने आप से यह कहकर सीढ़ियों से उतरने को मना करती है कि ना ना, सीढ़ी नहीं है, गिर जाएंगे। इन दोनों उदाहरणों में बच्चे खुद से बात करके अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं भाषा के इस्तेमाल से अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रक्रिया तब भी जारी रहती है, परंतु अब वह धीरे धीरे चुपचाप अपने मन ही मन में बच्चे क्या बोलने लग जाते हैं। यह स्वयं बोली गई भाषा जो कि अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसी भाषा को निजी भाषा कहा जाता है। तो ये निजी भाषा हो गई। वयस्क भी अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हमसे पूछा गया पठन पूर्व कौशल क्या है। पठन पूर्व यानी पढ़ने से पहले के कौशल। शाला पूर्व बच्चे कई बार दीवार पर, जमीन पर, रेत में, कागज या हथेली पर अपना नाम लिखते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को पढ़ने लिखने में क्या रुचि होती है, बच्चों को अच्छा लगता है। इस समय उन्हें ना सिर्फ कहानी सुनना अच्छा लगता है, साथ साथ वे स्वयं कहानी पढ़ने में भी रुचि दिखाते हैं। जबकि वे अभी ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, पर जो अगर स्टोरी बुक होगी उसके अंदर अगर पिक्चर्स होंगी तो पिक्चर्स के अनुसार आराम से स्वयं कहानी गढ़कर एक दूसरों को सुना सकते हैं। ऐसी क्रियाएं ही बच्चों में पठन पूर्व कौशलों को दर्शाती हैं। जैसे सैर पर जाते हुए अपने बच्चों को देखा होगा कि हम बच्चों के साथ जैसे घूमने जा रहे हैं तो दुकान है, दुकानों के नाम पढ़ते हैं बच्चे। पोस्टर है, पोस्टर पढ़ते हैं, पोस्टर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन कोई है, ऐड है, गाड़ियों के नंबर आदि ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते हुए देखा या सुना होगा। इसके अलावा टीवी, मैगजीनों, अखबारों, लिफाफों पर लिखे अक्षरों, शब्दों, संख्याओं, इन सबको भी वे पढ़ते हैं। इस
प्रकार वे बोले गए और लिखे गए शब्दों को संबद्धता से समझते हैं। रोजमर्रा के ऐसे अनुभवों से ही बच्चे जो होते हैं वो शब्दों के अर्थ और सही उच्चारण को सीखते हैं। जब बच्चे किसी शब्द को पढ़ पाने में असफल या असमर्थ होते हैं तो वे वयस्कों से उसका अर्थ पूछते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है। वयस्कों को भी बच्चों के इस पठन पूर्व कौशल की रुचि को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए वे सैर पर जाते हुए या बस में आते हुए ऐसे लिखे हुए विज्ञापनों, निर्देशों आदि पर उनका ध्यान केंद्रित करवा सकते हैं। तो ये पठन पूर्व कौशल हो गए। प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो गया। अभी प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न ख है। इसमें पूछा गया कि ऐसे 5 तरीके बताइए जिसके द्वारा देखभाल करता बच्चे के जीवन के प्रथम 6 वर्षों में भाषा अर्जन करने में मदद कर सकते हैं। यानी बच्चा जब बोलना शुरू करता है तब से लेके 6 वर्ष का होता है तब तक को किस किस तरीकों से अभिभावक या फिर जो पालन करता है बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, हमें सिर्फ 5 पूछे गए तो हमें 5 ही लिख रहे हैं। सक्रिय रूप से बोलने व सुनने के दौरान ही बच्चे भाषा का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अतः जिन बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनकी बातचीत को ध्यान से सुना जाता है वे बच्चे बेहतर भाषाई योग्यताएं प्रदर्शित करते हैं। बच्चों के जीवन में प्रथम 6 वर्षों में देखभाल करता निम्न तरीकों के द्वारा भाषा अर्जन करने में मदद कर सकते हैं। ये तरीके हैं। पहला क्या कर सकते हैं कि वयस्कों को जो वयस्क अपनी भाषा को जो भाषा के अंदर कठिन शब्द हैं यानी बोलने में उच्चारण में बच्चों को परेशानी होती है उनको आसान बनाकर बोले ताकि बच्चा आसानी से उन शब्दों की नकल कर सके। जैसे हम बोलते घूमने जाना, अब छोटा बच्चे को क्या समझ आएगा घूमना, जिसने अभी बोलना ही सीखा तो उसको हम कहते घूमी चलेंगे। नहाने के लिए बोलेंगे नहीं करेंगे। या फिर जब बच्चे को हम बोलेंगे अरे की जगह जैसे रै शब्द बच्चों से बोला नहीं जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखता है रै शब्द का उच्चारण। तो रै को लै बना के हम प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों के सामने। जैसे बच्चे को अरे की जगह अले बोल के हम बोल सकते हैं तो बच्चा उसका उच्चारण अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट, संज्ञा शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए अपेक्षाकृत सर्वनाम के, क्योंकि संज्ञा शब्दों के प्रयोग से वाक्य सरल बन जाते हैं जो कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। शाला पूर्व वर्षों में जो बच्चे होते हैं उनमें बातचीत करते समय जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वह बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि उनको बातचीत क्या पसंद आए, बातचीत करने में आनंद आए, उनको अच्छा लगे। क्योंकि जब बच्चे अपने वार्तालाप में अभिरुचि दिखाएंगे तो ही उनके शब्द भंडार में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी। बच्चों को मुक्त रूप से बोलने के अवसर देने चाहिए, उनको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। जब बच्चा अपनी कोई भी बात बताए तो उस समय उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए। जैसे बच्चों से हम खुद भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ और वो बोले तो उनको बोलने दिया जाए, मुक्त रूप से बोलने दिया जाए। जितना बच्चा मुक्त रूप से बोलेगा उतना वो भाषा आसानी से सीखेगा। और या हम पूछ सकते हैं कि स्कूल में क्या किया या मैम ने क्या क्या काम करवाया था। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से बच्चे को बोलने का अवसर मिलेगा। बोलते वक्त बच्चा अगर कोई उच्चारण गलत करे तो उसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं, बल्कि उसे प्यार से समझाएं कि सही उच्चारण ये है। जो बच्चे हैं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का गलत उत्तर ना दें या फिर उसे ये भी ना कहें कि मेरे पास तुम्हारे क्या इन फालतू सवालों का जवाब नहीं, ये भी नहीं कहें, बल्कि बच्चे को कहें कि ओहो इसका तो उत्तर मुझे भी नहीं पता, चलो ढूंढते हैं। और वो उत्तर को ढूंढने का प्रयास करें और बच्चों को भी सही उत्तर बताएं। इससे क्या होगा कि बच्चे आगे कभी भी बच्चे प्रश्न पूछेंगे ना तो बच्चे झिझकेंगे नहीं, बच्चे मुक्त रूप से क्या आराम से खुशी नए प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे, नई बातचीत के लिए प्रेरित होंगे। बच्चों को कहानी व बाल कविताओं के द्वारा भी भाषा अर्जन करने में मदद मिल सकती है। यानी कहानियाँ और कविताएं क्या छोटे बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों को कहानियों द्वारा कविताओं के द्वारा भी हम भाषा सिखाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 है। 5 का क्या है कि शाला पूर्व केंद्र के संदर्भ में खोज के क्षेत्र से क्या अभिप्राय है और बच्चों के सीखने में यह कैसे योगदान देते हैं, उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए। यानी हमें खोज के क्षेत्र के बारे में बताना है। मेनली खोज के लिए क्षेत्र कमरे का वह स्थान है जहां पर आप बच्चों की रुचि के अनुसार सामग्री रख सकते हैं। यानी कि बच्चों को जो खेल सामग्री पसंद होती है, बच्चों को अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ें रखें ताकि वहां पर बच्चे खेलें कूदें, उन पर प्रयोग करें और नई खोज करें।
तो ये खोज का क्षेत्र होता है। खोज का क्षेत्र बच्चों को अपने आसपास के वातावरण के बारे में अधिक अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावयुक्त तरीका है। यह क्षेत्र बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करता है। वह समस्या समाधान के कौशलों को भी बढ़ाता है और बच्चों को तथ्यों के बारे में सीखने में भी सहायता करता है। खोज के क्षेत्र में बच्चे सरल प्रयोग व अवलोकन कर सकते हैं। यह उनको वैज्ञानिक पद्धति जिसमें अवलोकन करना, किसी चीज के घटित होने की संभावित कारणों पर विचार करना, इन कारणों का परीक्षण करना, परिणाम देखना व निष्कर्ष पर पहुंचना शामिल है, इन सबसे परिचित कराता है। क्या चीज? खोज का क्षेत्र इन चीजों से बच्चों को परिचित कराता है। शाला पूर्व केंद्र में हम बच्चों को रुचिकर लगने वाली वस्तुओं को खोज के क्षेत्र में रख सकते हैं। एक क्षेत्र में हम पत्तों, फूलों, टहनियों, छोटी छोटी पेड़ की शाखाएं, कंकड़, रेत आदि को एकत्र करके रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों की खोज आसानी से हो सकती है। बच्चों को बाहर से किसी विशेष पौधे के पत्ते, फूल तोड़कर लाने को कह सकते हैं और क्षेत्र में रखे गए क्या पत्ते, फूल, इनसे मिलाने को कहना भी बच्चों के खोज के क्षेत्र से संबंधित एक रोचक क्रिया हो सकती है। ऐसे में जब बच्चे एक पत्ते को दूसरे पत्ते से मिलाते हैं तो यह क्रिया बच्चों के ध्यान देने की प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता कर सकती है। हम बच्चों को एक पुस्तक में भिन्न भिन्न पत्तों के चित्र दिखाकर और असली के जो पत्ते होते हैं ना उनसे मिलाने के लिए भी कह सकते हैं कि चलो चलो देखो बुक में नीम का पत्ता, अच्छा ऐसा ऐसा पत्ता आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। इससे बच्चों को सामान्य संबंधों की जानकारी के लिए एक अच्छी क्रिया हो सकती है। शाला पूर्व केंद्र में खोज का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों के मन में प्रश्न उठे, जैसे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ है, आओ इस चीज का पता लगाएं, आपने इसका पता कैसे लगाया, ये प्रश्न बच्चे के दिमाग में आने चाहिए खोज के क्षेत्र में खेलते टाइम। इस प्रकार खोज का क्षेत्र बच्चों को अन्वेषण के द्वारा सीखने का मौका देता है। नेक्स्ट हमारा खोज के क्षेत्र के बाद प्रश्न है कि प्रभावी रूप से सीखने में बच्चों की मदद के लिए आप प्रश्न पूछने की कार्यनीति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। यानी प्रश्न, जो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं या बच्चों से प्रश्न पूछने या बच्चों को प्रश्न क्या बच्चे हमसे प्रश्न पूछे उसके लिए प्रेरित करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चों के लिए कोई खेल क्रिया का आयोजन करें तो बच्चों को प्रश्नों के उत्तर उनको स्वयं ढूंढने के लिए या प्रश्नों को उत्तर स्वयं पता करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें हम उनकी मदद भी करें क्योंकि उससे बच्चे की विचार शक्ति को बढ़ावा मिलता है, विश्वास व स्वावलंबन की भावना आती है। तथापि कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में जब तक बच्चों को बताया नहीं जाए तो वे उस बारे में जान ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे अपने आप से किन्हीं भी वस्तुओं के नाम नहीं जान सकते हैं, परंतु सामान्यतः अगर बच्चों से सही प्रश्न पूछा जाए तो बच्चों को स्वयं उसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित हम कर सकते हैं। प्रभावी रूप से सीखने में बच्चों की मदद के लिए हम प्रश्न पूछने की कार्यनीति है उसका प्रयोग निम्न तरीके से पूछ सकते हैं। यानी पहले हम बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे कि बच्चे हमसे प्रश्न पूछें। ऐसा माना जाता है कि सर्वोत्तम स्कूल वह स्कूल नहीं होता है जहां पर अधिकांश बच्चे उत्तर जानते हैं, बल्कि सर्वोत्तम स्कूल वह होता है जहां के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। जब बच्चे प्रश्न पूछकर उसका उत्तर ढूंढते हैं तब बच्चों की जानकारी अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। यानी जो बच्चों को हम सिखाते हैं वो रट के सीखते हैं और एक खुद से सीखते हैं वो ज़्यादा स्थायी होती है उनकी जानकारी, इसके बजाय कि अध्यापिका स्वयं बच्चों को उत्तर देने, हम खुद उत्तर देते हैं, एक बच्चे खुद से उत्तर ढूंढते हैं तो खुद से उत्तर ढूंढते हैं ना वो ज़्यादा याद रहता है, बच्चों को ज़्यादा स्थायी रहता है, वो हमेशा याद रहता है। यदि बच्चों द्वारा पूछा गया प्रश्न स्पष्ट ना हो तो उसकी उपेक्षा करने के बजाय बच्चे को प्रश्न दोहराने या रूपांतरित करने को कहें। नेक्स्ट, बच्चों को सिखाने के लिए उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का प्रयोग करना। बच्चों के प्रश्न के उत्तरों में प्राय दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि बच्चों को स्वयं उसका उत्तर ढूंढने में सहायक होगा। इससे बच्चों की तर्क शक्ति की योग्यता बढ़ेगी
जैसे कि अध्यापिका द्वारा रंगों की संकल्पना को समझाने के लिए एक क्रिया सत्र आयोजित किया गया। मान लीजिए अब अध्यापिका क्या करती है, पानी में थोड़ा थोड़ा कलर मिला के कहती है ये देखो देखो पानी क्या है, रेड कलर का हो गया, ये देखो पानी ग्रीन कलर का हो गया, ये देखो पानी ब्लू कलर का हो गया। अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम ये तो अलग अलग कलर पानी में मिला रहे हैं, हम 2 कलर को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, कौन सा कलर बनेगा। तो अध्यापिका क्या वो करने के बजाय क्या कहे, अच्छा क्या कलर होगा, चलो हम करके देखते हैं, चलो आप खुद क्यों नहीं करके देखते हो कि क्या कौन सा कलर बन जाएगा। तो इससे क्या बच्चा खुद से करेगा और वो बच्चे को हमेशा वो चीज याद रहेगी। ऐसी बच्ची में उत्साह बढ़ेगा ऐसे में, और वो स्वयं उसका उत्तर खोजने का प्रयोग करेंगे तो यह उत्तर उन्हें अच्छे से याद हो जाएगा। किसी भी क्रिया का क्या परिणाम हो सकता है, ऐसे प्रश्न भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे हम गुटकों से किस प्रकार इतनी ऊंची मीनार बना सकते हैं कि वह गिरे ना। ऐसे प्रश्न प्राय कैसे या किस प्रकार पर आधारित होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं ना वो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके अंतर्गत बच्चों को तुलना करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि क्या दोनों जानवर एक समान है, या दोनों रंग एक जैसे हैं, दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, कौन सा प्याला बिल्कुल इस प्याले की तरह है, मुझे इस पेंसिल जितनी लंबी पेंसिल दो, यानी ऐसी ही पेंसिल दो, यह फूल उस फूल से किस तरह अलग है, भिन्न है, या उन दोनों फूलों में क्या समानता है। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो बच्चों को वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे वहाँ भिन्न भिन्न रंगों वाले कितने फूल हैं, ये पूछ सकते हैं। कह सकते हैं कि एक ही रंग के कितने फूल हैं, लाल रंग के कितने फूल हैं, यहाँ पे येलो रंग के कितने फूल है, ये पूछ सकते हैं। एक ही रंग के सभी फूलों को इकट्ठा करो, ये भी गतिविधि हम बच्चों से ये भी प्रश्न कर सकते हैं। जब बच्चे रेत में घर बना रहे होते, रेत में खेल रहे होते, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा घर सबसे बड़ा है, ये प्रश्न हम उनसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछने की कार्यनीति का प्रयोग हम बच्चों को प्रभावी रूप से सिखाने में कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6 में हमसे पूछा गया है कि कुछ खेल गतिविधियां हैं, इनके लिए एक एक खेल क्रिया बतानी है। पहला है 4 वर्षीय बच्चे में वर्गीकरण करने की योग्यता। 4 वर्ष के बच्चा उसको वर्गीकरण की संकल्पना के लिए एक जैसी चीजें अलग करने की गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। बच्चों को कुछ हम बटन दे देंगे जिनका सिर्फ रंग अलग होगा, यानी आकृति कोई भी हो सकती है पर रंग उनका अलग अलग होगा। अब बच्चों को एक जैसे रंग के बटनों को अलग अलग करने के लिए बोलेंगे, यानी एक जैसे बटन को एक साइड इकट्ठा करो, यानी बोल देंगे कि चलो आप इसमें से ना क्या रेड ग्रीन और ब्लू बटन है, ये एक मुट्ठी पर बटन दे देंगे और कहेंगे कि 3 कलर है, अब ये तीनों कलर देख लो, ये रेड है, ये ब्लू है, ग्रीन है, ये बोल सकते हैं। और अब इसमें से सारे ऐसे कलर अलग अलग इनके पास रखो। अगर बच्चों को अनुदेश समझने में समस्या हो तो उनको बता सकते हैं कि ये लाल रंग का बटन है, ये हरा, ये काला। अब इन जैसे बटन अलग अलग करके एक ढेर में से छांटे ताकि बच्चे को वर्गीकरण करने में आसानी हो। ये वर्गीकरण के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 वर्ष के बच्चे में स्वर्ण विभेदीकरण कौशल के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चों में स्वर्ण विभेदीकरण कौशल उनके भाषाई व पठन पूर्व व लेखन पूर्व कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसके विकास के लिए हम बच्चों को कुछ जानवरों के चित्र दिखाकर उन जानवरों के नाम बोलकर उनसे पूछेंगे कि देखो ये गाय है, अब जरा बताओ गाय कैसे बोलती है। इस तरह से हम बच्चों से गतिविधि कर सकते हैं। या जैसे जानवरों के बारे में हम क्या कर सकते हैं कि एक एक जानवर की आवाज़ निकालेंगे, फिर पूछेंगे ये किस जानवर की आवाज़ है। फिर हम एक क्या बच्चों को उन जानवरों के चित्र भी दे देंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा मैंने अभी यहाँ पे बोला म्याऊं, म्याऊं करके हम बोलेंगे इस तरह से। फिर बच्चे को बोलेंगे ये कौन कौन सा जानवर बोलता है, इस तरह से बच्चे बिल्ली का चित्र उठाएंगे। यानी हम ये बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर उनसे बोलेंगे कि जानवर का चित्र उठाओ। इस गतिविधि में बच्चों को जानवरों के बारे में भी पता लगेगा और विभिन्न आवाज़ों के बीच अंतर का भी पता लग जाएगा एवं उनमें स्वर्ण विभेदीकरण कौशल का विकास होगा। अब 2 वर्ष के बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कैसे बढ़ेगा। 2 वर्ष के बच्चे के सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के लिए लकड़ी के गुटके या रंग बिरंगे ब्लॉक से गतिविधि करवा सकते हैं। बच्चों को ब्लॉक्स द्वारा विभिन्न क्रियाएं जैसे निर्माण कार्य, विभिन्न आकृति बनाना, ब्लॉक से घर बनाना आदि खेल क्रियाएं करवा सकते हैं। इससे बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। नेक्स्ट 5 वर्षीय बच्चे की सृजनात्मकता। बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए उनको गीली मिट्टी से खेल क्रिया आयोजित करवाएंगे। बच्चों को गीली मिट्टी या क्ले के द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण संबंधी जो आजकल क्या
क्ले के साथ अलग अलग तरह के खांचे आते हैं। सांचे क्या है, उनमें जैसे कोई घर जैसा ब्लॉक होगा, कोई फ्लावर का होता है, कोई जानवर का होता है, कोई कुकीज़ के बिस्किट के लिए कोई डिज़ाइन बने होते हैं। इस तरह से क्या वो उनमें क्ले भर के बच्चे वैसी की वैसी आकृति बना सकते हैं। तो उनसे क्या बच्चे आकृति बनाएंगे तो उनमें रचनात्मकता बढ़ेगी। बच्चे मिट्टी से विभिन्न चीज़ें बनाकर खेलेंगे तो उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। पहला है, प्रश्न संख्या 7 का पहला है, शालापूर्व केंद्र में स्थान का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखने योग्य पहलू। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, स्थान का चयन के लिए नहीं पूछा है यहाँ पे स्थान का मूल्यांकन करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। शालापूर्व केंद्र में पर्याप्त स्थान का होना बहुत जरूरी होता है। कमरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि विभिन्न खेल क्रियाओं में 20 से 25 बच्चे आराम से भाग ले सकें। जगह इतनी होनी चाहिए कि बच्चों की आपस में या फिर रखे हुए जो सामान है उसके साथ टक्कर ना हो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ से खेल सामग्री के अन्वेषण के अवसर बच्चों को कम ही मिल पाते हैं। अतः केंद्र के लिए स्थान का जब भी मूल्यांकन करें तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सामूहिक खेल क्रियाएं आयोजित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी तो किस तरह से। केंद्र में जगह कम और बच्चे अधिक होने से आक्रामक व्यवहार बढ़ने की संभावना रहती है। अतः यदि संभव हो तो केंद्र में बाहरी स्थान हो तो वहाँ पे बच्चे खेल सके, तो बाहरी स्थान भी होना चाहिए। यदि आपका केंद्र शालापूर्व बच्चे व शिशु दोनों के लिए है तो बड़े व छोटे बच्चों के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए। केंद्र जो है वहाँ पे बच्चों के घर के नज़दीक होना चाहिए जिससे वे आसानी से केंद्र में आ सकें। जब मूल्यांकन करेंगे तो क्या चीज़ जो कुछ बिंदु है उन चीज़ों को हम ध्यान में रखें। क्या क्या चीज़ें हैं कि केंद्र में पर्याप्त भीतरी जगह उपलब्ध है, अर्थात फर्नीचर व सामान रखने के बाद बिना बाधा के चलने फिरने के लिए पर्याप्त स्थान है। केंद्र में बाहर भी सुरक्षित रूप से खेलने के लिए पर्याप्त जगह है। कमरों में प्रकाश व वायु संचारण पर्याप्त है। केंद्र में पर्याप्त सफाई रखी जाती है, विशेष रूप से खाना बनाने वाली जगह में। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों, मिट्टी की आकृतियों व अन्य सामग्रियों को रखने के लिए जगह है या नहीं है। प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध है, अग्नि सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं। सभी बच्चों के लिए थोड़ी देर के लिए सोने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। बच्चों के लिए अल्पाहार बनाने की उपयुक्त व्यवस्था है। बाहरी भीतरी स्थान की उपलब्धता सुगम है। ये चीज़ें केंद्र के लिए स्थान का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, शालापूर्व कक्षा में बच्चों के बहुत बड़े समूह को संभालना। शालापूर्व कक्षा में बच्चों के बड़े समूह यानी कि क्या 8-10 बच्चे होते हैं तो आराम से बच्चों को मैनेज कर सकता है एक टीचर, लेकिन क्या कार्यकर्ता कभी कभी 1 या 2 होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कैसे करें। शालापूर्व कक्षा में बच्चों के बड़े समूह को संभालने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना है कि बच्चों को भली भांति स्पष्ट कर दें कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यह पहलू बच्चे के छोटे व बड़े दोनों ही समूह के साथ ध्यान में रखना है, क्योंकि एक समय पर हम सभी बच्चों पर तो नज़र नहीं रख सकते हैं। सामान्यतः स्पष्ट निर्देश देने पर बच्चे उनका पालन करते हैं। अगर कोई बच्चा वो काम करता है जिसकी मनाही हो तो उस बच्चे को अलग से ले जाकर बात करनी चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। शांत कार्य जैसे कि ड्राइंग करना, किताबों से चित्र देखना, ये जो क्रियाएं करते हैं बच्चे, उन बच्चों के नज़दीक पानी से खेलने वाले बच्चों का समूह होगा तो शांत समूह के बच्चे को परेशानी हो सकती है और उनमें झगड़ा भी बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ बच्चों का ध्यान उस ओर से हटाने के लिए उनके बाहर खेलने के लिए ले जा सकते हैं और उन्हें किसी अन्य क्रिया में व्यस्त किया जा सकता है। बड़े समूह में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी बात पर ध्यान नहीं देते। वे या तो आपस में ही बातचीत करते रहते हैं या अन्य क्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम किसी वाद्य यंत्र या कठपुतली का प्रयोग कर ध्यान बटा सकते हैं, वह ध्यान केंद्रित करा सकते हैं ताकि बच्चे विशेष ध्वनि द्वारा समझ सके कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे अगर कोई स्पेशल अगर हम ये ध्वनि बजेगी, ये साउंड हम बजाएंगे स्कूल में, घंटी इस तरह से बजेगी तो आप लोगों को लाइन बना के सामने आ जाना है। इस तरह से अगर घंटी बजी तो आप लोगों का लंच होगा। तो क्या ये चीज़ें बच्चे को बता सकते हैं कि जैसे पंक्ति बनाना, खाना खाना, बाहर खेलने जाना, ये चीज़ें बच्चों को बता सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या 20 से ज़्यादा हो तो बच्चों को 2 छोटे छोटे समूह में विभक्त कर देना चाहिए ताकि उनको संभालना आसान हो जाए।
कुछ समय में उनके खेल क्रियाएं भी बदल देनी चाहिए। जैसे अगर कोई एक ग्रुप एक चीज़ से खेल रहा है, दूसरा दूसरी चीज़ से, फिर उनको चेंज कर देना चाहिए ग्रुप में या फिर खेल सामग्री को। ऐसे में सभी बच्चों को भिन्न भिन्न खेल सामग्रियों से खेलने का मौका मिलेगा। जैसे अगर हमारे पास 5 पहेली का, रंगों का एक डिब्बा, एक गुटकों का सेट है, तो बच्चों को 3 समूह में बांटकर एक एक चीज़ें दे सकते हैं, थोड़ी देर में उन चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर केंद्र में स्थान कम है तो बच्चों को 2 समूह में बांटकर एक को अंदर व एक को बाहर ले जा सकते हैं, यानी एक कार्यकर्ता बाहर रख सकता है, एक अंदर बच्चों के साथ क्रिया करवा सकते हैं। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों को भी समूह में, अलग अलग समूह में विभक्त करके आसानी से गतिविधि आयोजित करवा सकते हैं। केंद्र में जब सामूहिक क्रिया हो तो बच्चों को अर्धगोलाकार स्थिति में बिठा सकते हैं। वहाँ पे क्या, पहले बड़े बच्चों को एक हाफ सर्कल में बिठाएंगे, फिर उनके आगे ही हाफ सर्कल में छोटे बच्चों को बिठाएंगे, तो ज़्यादा बच्चे थोड़ी सी जगह में आसानी के साथ बैठ जाएंगे। और सभी बच्चों पे हम नज़र भी रख सकते हैं। विनोदी यानी मजाकिया रवैया रखें, यानी बच्चों को हंसी खुशी के साथ सिखाएं। इससे आसानी से हर परिस्थिति से निपटा जा सकता है। जब भी संभव हो बच्चों को संभालने के लिए माता पिता की सहायता लेनी चाहिए। जैसे कभी कभी भोजन के समय या भ्रमण के समय माता पिता को इन गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। और इन चीज़ों की योजना पहले से ही माता पिता क्या बना के रखनी पड़ेगी कि माता पिता को हमें सूचित भी करना होता है। तो इस तरह से हम बच्चे जो होते हैं उनके बड़े समूह को संभाल सकते हैं। दूसरा हमारा तीसरा टॉपिक है इसका 7वें का, माता पिता को प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र की गतिविधियों में शामिल करने के तरीके। पहला है माता पिता से मिलना। माता पिता बच्चों को केंद्र में छोड़ने व घर वापस ले जाने के लिए जब आए तो कार्यकर्ता उनसे मिल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जो कार्यकर्ता शिक्षक है वे बच्चों के घर भी जा सकते हैं। बच्चे व बच्चों के परिवार से मिलना केंद्र व घर के बीच दूरी मिटाने की एक आवश्यक क्रिया है। साथ ही कार्यकर्ता माता पिता को भी बैठकों में आयोजित कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। इन बैठकों में माता पिता से वे निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं कि बच्चों के टीकाकरण के लिए अनुसूची, स्तनपान का महत्व, बच्चों में खान पान की जो अच्छी आदतें होती है वो विकसित करना, अनुशासन से संबंधित सामान्य समस्याएं व विषय, बच्चों के लिए खिलौने, बच्चों के लिए पुस्तकें, बच्चों के सीखने में खेल का क्या महत्व है आदि, इन विषयों पे माता पिता के साथ वे बातचीत कर सकते हैं। अगर माता पिता किसी विशेष सब्जेक्ट, किसी भी एक स्पेशल फील्ड में, यानी कि माता पिता किसी के डॉक्टर हैं, तो क्या उनसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए हम क्या केंद्र में उन्हें बुला सकते हैं, उनका भी हम लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, समाचार पत्रिकाएं या फिर जो संदेश है माता पिता को देना। कार्यकर्ता बच्चों के हाथ संदेश भेज सकते हैं जो कॉपी या डायरी में लिखा जा सकता है। इसके अलावा जब बच्चे के अभिभावक या बड़े भाई बहन उनको केंद्र से वापस लेने के लिए आते हैं या फिर केंद्र में छोड़ने आते हैं ना, तो उनको मौखिक या लिखित रूप से हम उनको संदेश दे सकते हैं। अगर संभव हो तो केंद्र द्वारा अपनी पत्रिका भी निकाली जा सकती है जो अभिभावकों की रुचि के अनुरूप हो। इन पत्रिकाओं में बच्चों की पसंद की कहानियाँ, कविताएं, बच्चों के मनोरंजन की क्रियाएं, अच्छी बाल फिल्में व किताबों की सूची, स्वास्थ्य व टीकाकरण संबंधी जानकारी आसानी के साथ दी जा सकती है। इन पत्रिकाओं में केंद्र की गतिविधियों की जानकारी भी दी जा सकती है जो केंद्र व अभिभावकों को पास लाती है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, भ्रमण व समारोह का आयोजन करें तो उनको माता पिता को हम आमंत्रित कर सकते हैं। जब बच्चों को कहीं भ्रमण पर ले जाया जाए तो साथ में अभिभावकों को भी भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अथवा केंद्र में जब किसी त्योहार या विशेष अवसर पर समारोह का आयोजन हो और बच्चों के द्वारा गतिविधियां की जाएं तो माता पिता को आमंत्रित करें। या अन्य ऐसे कोई भी कार्य हो तो अभिभावकों को बुलाएं और हम सभी अभिभावकों व केंद्र कार्यकर्ताओं का आपसी अंतःक्रिया करवाएंगे जो क्या अभिभावकों को बच्चों के साथ केंद्र की क्रियाओं में शामिल करने के लिए सहायक होंगी। इस प्रकार हम ऊपर बताए गए तरीकों का प्रयोग करके माता पिता को केंद्र की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न है 7वें का घ, भाषा के कार्य। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना अथवा बोलना। भाषा द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों व भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। भाषा क्या करती है? भाषा मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाषा द्वारा मानव जीवन में अनेक कार्य संपन्न किए जाते हैं। भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण की प्रक्रिया को संपन्न करना है।
भाषा के द्वारा हम अपने विचारों, आवश्यकताओं, भावनाओं व संकल्पनाओं को प्रकट करते हैं। वैसे तो संप्रेषण के क्या अनेक तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम संप्रेषण कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा संप्रेषण का तरीका भाषा, सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका भाषा है। भाषा हमें संचार के योग्य बनाकर अन्य लोगों के साथ अंतः क्रिया करने व संबंध बनाने में भी मदद करती है, अर्थात समाज में परस्पर संबंध बनाने में यह हमारी मदद करती है। भाषा विचार शक्ति को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे विचारों को संयोजित करने में सहायता करती है, क्योंकि यह भाव, विचारों व वस्तुओं को शब्दबद्ध करती है और उन्हें विशिष्ट नाम भी प्रदान करती है। जैसे बच्चे होते हैं, जब किसी कार्यकलाप में व्यस्त होते हैं तो वे प्राय के अपने आप कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं उस क्रिया के बारे में। जैसे रेत का घर बना रही होती है कोई बच्ची, तो कहती है कि इसके बाद मैं अब दीवार बनाऊंगी, इसके बाद मैं खिड़की बनाऊंगी, अरे ये तो फिर से टूट गई, ये तो फिर से टूट गई। इस तरह से बच्ची बोलती रहती है, तो बच्चों का भाषा का विकास होता रहता है। भाषा स्मरण शक्ति एवं प्रत्यक्षीकरण को भी प्रभावित करती है, यानी हमें किसी चीज का नाम पता है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान अपेक्षाकृत जल्दी जाता है, यानी उसका प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, संकल्पना हमें अधिक होती है। चूंकि भाषा चीज़ों को या वस्तुओं को नाम प्रदान करती है, इसलिए यह संकल्पना निर्माण में भी सहायता करती है। भाषा विचार करने में मदद तो अवश्य करती है, परंतु विचार करना बिना भाषा के भी संभव है। एक 9 माह की बच्ची का अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना यह दर्शाता है कि यद्यपि बच्ची बोल तो नहीं सकती है, परंतु वह अच्छी तरह से सोच अवश्य सकती है। तो ये चीज़ें हमें बता सकती हैं कि जो बच्ची होती है वो भाषा के द्वारा, के बोलना तो भाषा के द्वारा सीखती है, लेकिन विचार वो बिना भाषा के भी कर सकती है, लेकिन फिर भी भाषा का बहुत महत्व है। यहाँ पे DEC 1 का दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरे आंसर हमने इस वीडियो में देख लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।